मोटिवेट मी राहुल के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और आज हम कवर करने वाले हैं ये जो फार्म लॉज जो रिपील हुए हैं उनके क्या हैं वो फार्म लॉज। मैंने काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में देखा, समझने की कोशिश की, लेकिन पॉलिटिकल एंगल हर न्यूज़ चैनल में आ रहा था, लेकिन किसी ने ये डिस्कस नहीं किया कि ये लॉज थी क्या। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखें तो आप समझ जाओगे कि ये रूल्स क्या थी, इसकी एडवांटेजेस क्या थी, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या थी, इसका पॉलिटिकल एंगल क्या था और एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जीता कौन, हु वाज द विक्टर। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये रूल्स क्या थी? ये 3 रूल्स थी। मैं हर रूल का नाम आपको बताऊंगा, उसमें क्या कवर्ड था वो बताऊंगा और उसके डिसएडवांटेजेस या फार्मर्स ने किस चीज पे ऑब्जेक्ट किया ये बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट इमीडिएटली। तो पहला रूल था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 2020 सब 2020 में पढ़ते हैं। ये रूल ये कहता था कि जो हमारे किसान थे, जो फार्मर्स थे, वो पहले अपना बिजनेस मंडियों में करते थे और ये मंडी कौन सी होती थी? ये स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफाइड मंडियां होती थी। तो इस रूल के थ्रू, ये पहले वाले रूल के पास, इनको ये अलाउ कर दिया गया कि वो मंडियों में भी अपना सामान बेच सकते हैं, अपने क्रॉप्स को बेच सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बाहर में भी, यानी मंडियों के बाहर भी अपना मटेरियल बेच सकते हैं, अपने क्रॉप्स को बेच सकते हैं। बड़ा अच्छा साउंड करता है, व्हाई नॉट, बहुत बढ़िया है। यानी अब फार्मर कहीं भी अपना माल बेच सकता है, उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या करना है। पर फार्मर्स को क्या डर था? अब एक सच्ची बात है इस देश में कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जैसे जैसे माल बिकता है, जो माल रह जाता है उसको आप मिनिमम सेलिंग प्राइस पे नहीं बेच सकते, यानी कोई भी आपसे ये माल नहीं खरीदेगा। आफ्टर ऑल इट्स बिजनेस, नो। तो क्या होता है, फार्मर जो आया और स्पेशली जो छोटा फार्मर अपना सब धान लेके आया है, वो ये समझ जाता है कि अभी उसको प्राइस कम मिल रहा है, तो निगोशिएशन करके, कुछ भी करके वो ये जरूर करता है कि उसका पूरा का पूरा वो अपना माल बेच देता है, पैसे कमा जाता है और घर चले जाता है। अब इनको डर क्या लगा? अगर ये पहला रूल पास हो जाता तो पहले साल तो बड़ा एडवांटेजेस था, लेकिन इंडिया है, सेकेंड ईयर उनको ये लग गया था कि भैया सेकेंड ईयर जब हम बेचने आएंगे कि हमें इससे अच्छा प्राइस मिलेगा या हमें मंडियों में घुसना पड़ेगा, क्योंकि जो मंडियां हैं वो तो स्टेट नोटिफाइड है। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बताई और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थी कि अंडर दिस एक्ट ये ओवरराइड कर देती मंडियों को, स्टेट गवर्नमेंटों को, और उनको ये मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये थी कि गवर्नमेंट ने ये सेकंड पॉइंट कहा कि अगर आप में कोई डिस्प्यूट हो और इसको रिकंसाइल करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एसडीएम को अप्रोच कर सकते हैं। अब सीधी बात है, सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाना, डीएम को प्रोजेक्ट, ये छोटे फार्मर नहीं कर सकते। तो इस मामले में सब ने इसको ऑब्जेक्ट किया। अब आ जाते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ था द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज 2020। अब सुन लिया तो, प्राइस अग्रीमेंट यानी एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस, और यही एक चीज है जो सब फार्मर्स ऐसे पीछे पड़े, एमएसपी, लेकिन किसी ने बताया नहीं एमएसपी। और गवर्नमेंट की पहली गलती यही थी और यही रही कि जितने भी क्लैरिफिकेशंस फार्मर्स ने मांगे या किसी ने भी मांगे, उन्होंने कभी एक बार क्लैरिफाई नहीं किया कि एमएसपी है कि नहीं है, और ये इसकी स्टम्बलिंग ब्लॉक थी। सेकेंड, इसका ये एडवांटेज ये था, एडवांटेज सुन लीजिए, इसका ये एडवांटेज था
कि जब वो मंडियों में ही बेच सकता था, लेकिन उसको ये फार्मर को, किसान को ये राइट दे दिया गया कि प्रोड्यूस काटने के पहले ही, यानी राइस हो या कोई भी कमोडिटी हो, उसको तैयार होने के पहले कि वो किसी भी प्राइवेट कंपनी से भी अग्रीमेंट साइन कर सकता था। तो ये हमें लगता है कि हाँ, ये बहुत ही बढ़िया रूल था, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब बड़े प्लेयर्स किसी चीज़ में आते हैं तो वो मार्केट को थोड़ा सा खराब कर देते हैं, क्योंकि उनके पास बाइंग पावर भी है, और वो जो निगोशिएशन करते हैं, वो मार्जिनलाइज फार्म, जो स्मॉल फार्मर है, उसको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ये सब जानते हैं। तो जो फार्मर जो पहले से ही यूज था मंडियों में, वो पहले ही इमीडिएटली अनकंफर्टेबल हो गया, भैया कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये समझने के बाद, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की कहानी है, ये आपको समझना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंजरस चीज जो मैंने आपको, एमएसपी में आ जाइए। जैसे मैंने पहले भी कहा, सेकेंड पॉइंट और मेन स्टिकिंग पॉइंट इसका यही था कि मिनिमम सेलिंग प्राइस का कोई मेंशन नहीं था, गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, जितने बार उनको पूछा गया वो चुप रहे। और ये एक चीज़ मैं ज़रूर मानता हूँ कि गवर्नमेंट को शायद बड़ा क्लैरिफाई करना चाहिए था इस चीज़ में, उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, उन्होंने हिंट्स बहुत मारे, बट कोई भी उनका लीडर या कोई ने क्लैरिफाई नहीं किया कि एमएसपी है या नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था, क्योंकि एमएसपी जो हेल्प करता है वो मार्जिनल फार्मर को हेल्प करता है, छोटे फार्मर को हेल्प करता है, उसको एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज देता है कि वो जानता है कि इतनी प्राइस तो में मेरा माल बिकेगा ही, और नहीं बिकेगा तो इससे थोड़ा कम में बिकेगा। अगर आप चुप रहे तो आपका यही डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा, द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। अब इसेंशियल वर्ड आपने सुनी, इसेंशियल वर्ड क्या है? ये वो एक्ट है जहां पे गवर्नमेंट इसेंशियल कमोडिटीज को रेगुलेट कर सकती है। अब क्या मेन डिसएडवांटेज हुआ? 3 जो मेजर क्रॉप्स थे, यानी खाने का तेल, प्याज और अपना आलू, जो स्टेपल फूड है, उनको इसेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया गया। ये ऐसे क्रॉप्स हैं जो आपको याद हो कि प्याज भी अफगानिस्तान से आते हैं, जब जरूरत पड़े पटेटोज भी किसी और देश से आते हैं। तो पटेटो, अनियन और इसेंशियल ऑयल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप इसेंशियल कमोडिटीज से हटा रहे थे। दूसरा, आपने बड़ी क्लियरली ये बता दिया कि कोई भी वेजिटेबल हो, कमोडिटी हो, जो जरूरत हो, वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अपने लिस्ट में डाल सकता है। और इसका ये डिसएडवांटेज है कि फार्मर को प्लानिंग तो ये करनी पड़ती है कि वो पहले अपने खेत में उगाएगा क्या। अब जो वो उगा रहा है, अगर वो ही जब उसने उगाया इसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में है, लेकिन जब प्रोड्यूस हो गया और उसने अपनी फार्मिंग कर ली और वो बेचने गया मार्केट में, वही प्रोडक्ट आलू या प्याज इसेंशियल कमोडिटी में नहीं है, एमएसपी नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये इस चीज़ से फार्मर बहुत डरता है और इसको एड्रेस ठीक तरह से नहीं किया गया। अब मैंने कहा कि मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक्सप्लेन की, उनके एडवांटेजेस बताए, उनके लिए डिसएडवांटेजेस बताए, लड़ाइयाँ क्यों इसमें। अब पॉलिटिकल एंगल समझिए। पॉलिटिकल एंगल क्या है? पॉलिटिकल एंगल ये है कि ये जो किसान थे ना, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के ज़्यादा थे, बैठे तो थे दिल्ली के बाहर, पर इन 3-4 स्टेट्स, इसेंशियल स्टेट्स में थे। अब सबको मालूम है, और जो यूपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सबको मालूम है कि यूपी इलेक्शन अभी आ रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ यूपी के फार्मर्स वेस्टर्न यूपी में थे। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उनके लोगों ने उनको बता दिया कि भैया, हमें नहीं लगता कि हम इस फार्मर लॉज के कारण जीत सकते हैं। आफ्टर ऑल जो जीता वही सिकंदर। तो ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो इलेक्शन यूपी में हो रहा था उस पे नज़र डेफिनेटली है। दूसरा स्टेट जो इंपॉर्टेंट है वो है पंजाब। अब पंजाब में तो रूलिंग पार्टी की सरकार नहीं है, और एक
कैप्टन सिंह हैं, जो आप सब जानते हैं, जो एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी, जो माना जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है उनके साथ गठबंधन करने के लिए उन्होंने शायद एक ही रूल रखा था अपने आप में कि भैया अगर इस फार्म लॉस को आप हटा दें तो मैं नेक्स्ट दिन ही आपके साथ अपनी पार्टी, अपना टाई अप भी करूंगा और अपना नया पार्टी भी लॉन्च कर दूंगा। तो विदाउट अ डाउट पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखें तो इलेक्शंस ऑफ यूपी एंड पंजाब हैव रीजन है, मेन रीजन है, चाहे कोई बोले ना बोले, कहीं ना कहीं तो रूलिंग पार्टी सोच रही है इन बार। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीता कौन? क्या किसान जीते? अब कोई भी आप रूल बना लो, ये फैक्ट है कि कोई भी रूल ऑल गुड ऑल बैड नहीं होता। यानी हर रेगुलेशन में, हर एक्ट में कई अच्छी चीज़ें होती हैं, कहीं बुरी चीज़ें होती हैं। अब क्योंकि ये वापस वही रूल्स में आ गई, और सब जानते हैं कि इंडिया में कि जो भी पैसे, ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर है उनको प्रॉब्लम यही होता है कि मिडिलमैन बहुत होते हैं। तो अभी कोई रूल चेंज नहीं हुआ, पर क्या ये फार्मर के एडवांटेज में रहा या डिसएडवांटेज में रहा, ये समय बताएगा। सेकंड, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी जीती? एकदम नहीं। ये जो एजिटेशन था, ये एजिटेशन तो किसानों का था, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का लेना देना नहीं, चाहे वो जितना भी बोल लें आउटसाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट, वो सपोर्ट, ये किसानों का था। क्या पॉलिटिकल माइलेज मिली है किसी भी पार्टी को? ये तो इलेक्शन के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ डेफिनेटली थोड़े तो एडवांटेजेस डेफिनेटली सब पार्टियों को मिलेंगे, इक्वली मिलेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा, क्या पॉलिटिकल एडवांटेज किसी को मिला है, ये अभी भी नहीं बता सकते, ये तो समय बताएगा। क्योंकि जब इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे, अगर गवर्नमेंटल चेंज हुई है स्टेट्स में, अगर रूलिंग पार्टी आई है या रूलिंग पार्टी रिप्लेस हुई है, ये डिपेंड करता है फाइनल बताने के लिए कि एडवांटेजेस हुई हैं, पॉलिटिकल एडवांटेज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कौन जीता? अल्टीमेटली मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी जीती, भारत के लोग जीते, क्योंकि उन्होंने ये क्लियरली बता दिया कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप अपने रेगुलेशंस, एक्ट्स को लोगों पर फोर्स नहीं कर सकते, उन पर रूल्स थोप नहीं सकते। तो कौन जीता? भारत जीता, इंडिया जीता, इंडिया के लोग जीते। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी अलाइव है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीती, जीता तो आम इंसान जीता तो शायद किसान जीता। तो यही इंपॉर्टेंट है, और यही इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, बट ये वीडियो आपको समझा देती है कि क्या एग्जैक्टली हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप ज़रूर कमेंट करें, मुझे बताएं। आई प्रॉमिस टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।